नाउ अब तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एंथैल्पी हर बार डिक्रीज नहीं होती स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब एक हम नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी। अब तक हम क्या देख रहे थे? एंथैल्पी। पहले इंटरनल एनर्जी देखा, फिर इंटरनल एनर्जी में क्या देखा था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रही है, प्रोसेस हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी बोली। कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो हमने क्या बोला? एंथैल्पी। एंड अब हम एक और नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी। ओके, चलो तो एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी को हम रिलेशन है क्या उनके बीच में, पहले तो वो चेक करते हैं, फिर एंट्रोपी समझते हैं कि है क्या। देन व्हाट ड्राइव्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन अ गिवन डायरेक्शन। सो मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस में ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो क्यों रही है? ओके, फिर तो एंथैल्पी अगर हर बार डिक्रीज नहीं हो रही है, कभी कभी इंक्रीज भी हो रही है, तो फिर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या है क्या, वो कैसे पता चलेगा? लेट अस एग्जामिन सच केस इन विच डेल्टा एच इज जीरो। तो एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें एंथैल्पी डिफरेंस जीरो है। एंथैल्पी डिफरेंस क्या है? जीरो है। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी बट स्टिल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो अब तो एंथैल्पी में चेंज ही नहीं है। अभी तो हमने पहले बोला कि डिक्रीज हो रही है, फिर बोला नहीं नहीं कई केस ऐसे है जिसमें इंक्रीज भी होती है। अब तो हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एच है ही नहीं, जीरो। मतलब पहले जितना प्रोडक्ट का जितना एंथैल्पी है, रिएक्टेंट का उतना ही एंथैल्पी है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो देखते हैं। Let us consider diffusion of two gases into each other in a closed container which is isolated from the surrounding as shown in the figure। तो मतलब क्या है? वही फ्री एक्सपांशन वाला केस याद करो। फ्री एक्सपांशन क्या था? एक कंटेनर है, उसमें हमने पाइप डाल दिया, जैसे ही वाल्व खोल दिया हमने, पूरे रूम में फ्री एक्सपांशन हो गया। वो एक्सपांशन करने के लिए हमने कुछ किया क्या? हमने कुछ नहीं किया, करेक्ट। इसीलिए फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क डन जीरो आता था, याद रखो, याद करो। याद आया? फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में P डेल्टा V था तो वो क्या आता था? जीरो आता था, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं है वर्क। ओके, और डेल्टा V चेंज ही नहीं हो रहा है। अभी सपोज रूम में डेल्टा V जितना होगा, मतलब वॉल्यूम जितना होगा, गैस डालेंगे पूरा एक्सपांड हो जाएगा, फिर भी वॉल्यूम तो उतना ही होगा। डेल्टा V क्या है? जीरो है, तो वर्क डन भी क्या आएगा? जीरो। अच्छा, सो वैसी ही प्रोसेस ले लो, तो वो हमारी जो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, उसमें हमें कहाँ कुछ करना पड़ रहा है? फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में हमें कुछ करना पड़ रहा नहीं है। तो वैसे ही देखो, डिफ्यूजन ले रहे हैं, टू गैसेस से गैस ए एंड गैस बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक डॉट्स एंड वाइट डॉट्स। ओके, कौन फिगर है ये? 5.11 ये वाली। अच्छा, तो देखो इसमें क्या है कि ये दो गैसेस हैं, ये ब्लैक डॉट्स है, वाइट डॉट्स है, दोनों अलग अलग गैसेस है, बीच में ऐसे दीवार है, ओके, मेम्ब्रेन है, मतलब दोनों गैसेस मिक्स ना हो जाए इसलिए। जैसे ही हमने ये हटा दी, मेम्ब्रेन, कर्टेन, दीवार, वॉट एवर यू कॉल, वो हटा दिया, तो क्या होगा? एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो वो मिक्स हो गए तो वो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमने तो कुछ किया नहीं। फिर ऐसा मत बोला सर हमने तो वो कर्टेन हटाया। कर्टेन हटाया, वो कोई प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने अगरबत्ती जलाई, तो उसका एक्सपांशन हो रहा है पूरे रूम में, हमें कुछ करना पड़ रहा नहीं। फिर हम बोलेंगे सर अगरबत्ती तो जलाई, अरे वो तो मेन था, हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, जलाने वाली प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। वो तो जलाने की प्रोसेस हो गई, इग्निशन प्रोसेस हो गई, कंबशन प्रोसेस हो गई, वो प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो हम यहाँ पे मिक्सिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है? मिक्सिंग ऑफ ईच अदर, गैसेस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, वो प्रोसेस है। ये कर्टेन हटाना और निकालना और रखना वो प्रोसेस नहीं है। डन? तो वो स्पॉन्टेनियस हो जा रही है और एक दूसरे के अंदर ऐसे ही मिक्स हो गए। देखो वो क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया, रिस्पेक्टिवली एंड सेपरेटेड बाय अ मूवेबल पार्टीशन। व्हेन द पार्टीशन इज विथड्रॉन, द गैसेस begin to mix or say diffuse।
सो पार्टीशन कहाँ गए, हाँ ये the gases begin to diffuse into each other and after a period of time diffusion will be complete. तो पूरे कंटेनर में डिफ्यूजन हो जाएगा. Okay. Let us examine the process. Before the partition, if we were to pick up the gas molecules from left container, we would be sure that these will be molecules of gas A. Similarly, if we were to pick up the gas molecules from the right container, we would be sure that these will be molecules of gas B. But if we were to pick up molecules from the container when partition is removed, we are not sure that the picked particle is say A और B. मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर पहले मैंने ऐसे लेफ्ट में से निकाला, मुझे पता ही है कि ये वाला गैस है. अगर राइट में से निकाला, मुझे पता ही है कि ये वाला गैस है. पता ही है, प्रोबेबिलिटी. यहाँ श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट, 100% प्रोबेबिलिटी. ओके कि भाई गैस ए ही है, यहाँ से निकाला तो गैस बी ही है, पता ही है मुझे. लेकिन अभी इसमें से मैं ऐसे करके निकालूँ, पता चलेगा कि कौन सा होगा? नहीं पता चलेगा. क्यों? डिफ्यूजन हो गया है. डिफ्यूजन हो गया है ना. जैसे कि भाई एक बैग है, उसमें से तुम सारे अंदर रेड बॉल्स है, अब तुम निकालोगे तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%. सभी तो रेड है. ओके लेकिन अंदर 4 कलर के बॉल पड़े हुए हैं, फिर तुम निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी 100% तो होगी ही नहीं. अंडरस्टूड? ओके तो वही चीज बता रहे हैं कि अगर पार्टीशन रिमूव कर दिया उसके बाद हम श्योर नहीं है, नॉट श्योर वेदर द मॉलिक्यूल्स पिक्ड आर ऑफ गैस ए और गैस बी, वी से दैट द सिस्टम बिकम लेस प्रिडिक्टेबल और मोर केओटिक. क्या बन गया? मोर केओटिक और लेस प्रिडिक्टेबल. उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. ओके we may now formulate another postulate. अब एक नया postulate ला रहे हैं. In an isolated system there is always a tendency for systems energy to become more disordered or chaotic and this could be a criteria for spontaneous change. फिर से पढ़ो एक बार, ये भाई पढ़ो जोर से. कौन सा है? ये वाला कहाँ गया? we may now, हाँ यहाँ से पढ़ो. We may now formulate another postulate. In an isolated system, there is always a tendency for the system's energy to become more disordered or chaotic, and this could be the criteria for spontaneous change. तो क्या बोल रहे हैं कि अब इससे हम ये एक नया पोस्टुलेट ला सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा. याद है ना आइसोलेटेड सिस्टम क्या था? हीट ट्रांसफर दोनों ना हो. ओके मास ट्रांसफर भी ना हो और एनर्जी ट्रांसफर भी ना हो, वो ही है. तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. कौन सी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो ये जो डिसऑर्डर्ड है ना वो बढ़ता ही जाएगा. डिसऑर्डर बढ़ता ही जाएगा. फिर से देखो, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर द सिस्टम्स एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर. मतलब क्या क्या क्या? सिस्टम फट भी सकता है लेकिन कब? ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर रीच हो जाएगा, वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो फट भी सकता है. क्यों नहीं फट सकता? फट सकता है. जैसे बलून हमने भर के रखे हुए हो, फिर कुछ भी ना करे ऑटोमेटिकली नहीं फटता कभी कभी. ऑटोमेटिकली क्यों? वहां पे वैसा प्रेशर टेम्परेचर क्रिएट हो गया. वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर तीनों के बीच में ऐसा रिलेशन हो गया कि भाई अब वो उतने में रहेगा नहीं तो वो फट जाएगा. ओके हाँ. सो क्या बोल रहे हैं कि ये जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाएगी हमेशा. कब? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में. कब? आइसोलेटेड सिस्टम में. डिसऑर्डर्ड हो जाएगी मतलब कियोटिक हो जाएगी. ओके और अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज. इसी को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्राइटेरिया मान सकते हैं. मतलब कहने का मीनिंग क्या है उनका कि अगर कोई प्रोसेस है, प्रोसेस में अगर डिसऑर्डर्ड बढ़ रहा है, एनर्जी मोर कियोटिक होती जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या है? डिसऑर्डर्ड है. वो तो पता चल गया. अगर वो पता चल गया तो हम बोल सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है. मतलब इसमें किसी ने कुछ एक्सटर्नल एजेंसी है नहीं, ऑटोमेटिकली हो रहा है.
ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा पॉस्टुलेट लाए है। डन। इसको देखो ऐसे समझते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें पर्टिकुलर वॉल्यूम का ले लो ना 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में वाटर भरा हुआ है। डन। वाटर का वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। फिर दूसरा भी एक कंटेनर है, उसमें आइस है, उसका वॉल्यूम भी है 1 मीटर क्यूब। तीसरा एक कंटेनर है, ये स्टीम है और उसका वॉल्यूम भी है 1 मीटर क्यूब। सबका 1 मीटर क्यूब ही वॉल्यूम है। ओके। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेज है। ओके। अब हमें पता ही है जो H2O के पार्टिकल्स होंगे और से मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड है ना H2O, तो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर में, आइस में और गैस में किस में एक दूसरे से एकदम नजदीक होंगे? आइस में। और उससे थोड़े दूर दूर वाटर में, और सबसे दूर गैसियस में, मतलब स्टीम में। ओके, ये हमें पता है। तो उसी को हम बोल सकते हैं ना रैंडमनेस, कि यार आइस में तो सब एक के बाजू में एक के ऐसे एक सीक्वेंस में, लाइन में, डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, अच्छे से बैठे हुए। लेकिन जैसे ही मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, आइस है समझ लो, ये आइस है और ये वाटर है, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा, उसके अंदर रैंडमनेस, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ गई, कियोटिक नेचर हो गया। और वो क्या हो गया? अब देखो, आइस से वाटर रूम टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं? है। आइस से वाटर रूम टेम्परेचर पर तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। कहाँ रिवर्स? पानी का आइस होता है क्या? अरे तो वो तुमने रखा ना, और फ्रिज में रखा, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो फिर वो गर्म चाय भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, फिर तो वो तो फिर हम गर्म भी करते हैं, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली गर्म चाय ठंडी हो गई, ठंडी चाय भी गर्म होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, हाँ अपने आप, तो वो क्या है? रिवर्सिबल। अगर दोनों साइड में हो रहा है तो रिवर्सिबल है। ओके, एक ही साइड हो रहा हो तो रिवर्सिबल नहीं है, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा तो नहीं, पहले तो नहीं किया तो बाद में भी नहीं करेंगे, दोनों साइड में होना चाहिए। जैसे एक ऐसा समझो कि एक हमारा ये है, क्या है? सलिया है, रॉड है बार। ओके, अब इसको हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, यहाँ गर्म करेंगे तो धीरे धीरे अब गर्म कर दिया और छोड़ दिया, बस अब बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रीच हो गया। तो तुमने पहले यहाँ से पकड़ा था और थोड़ी देर के बाद तुम छोड़ दो, क्यों? सर गर्म लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हुआ। डन। वो कंडक्शन है, वो देखेंगे जब आएगा तब, लेकिन हीट ट्रांसफर हुआ तो वो गर्म हुआ। अब हीट को कौन वहां से यहाँ लाया? कोई नहीं लाया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो गर्म किया। गर्म करना अलग प्रोसेस है और हीट का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना अलग प्रोसेस है। तो गर्म तो हमने किया, बट ट्रांसफर हमने नहीं किया, तू जा उधर जा, ऐसा हमने नहीं किया। ओके, तो वो तो हमने नहीं किया, वो तो ऑटोमेटिकली गया। हाँ ठीक है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन क्या उल्टा भी होता है क्या? वापस फिर जहाँ हीट चली गई है, वापस ऐसे सारी हीट एक ही कॉर्नर पे आ जाएगी क्या? बाहर के नहीं आएगी। तो स्पॉन्टेनियस तो वो वाली प्रोसेस थी, लेकिन वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं थी। ठंडे भी साथ में होंगे या पहले ये ठंडा हो जाएगा फिर ये ठंडा? नहीं, अलग अलग होंगे ना। जो पहले जल्दी गर्म हुआ था, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस धीरे धीरे चेंज होगा ना। ये तो गर्म हो रहा है और ये गर्म हो रहा है, तो एक्चुअली ये तो ठंडा हो रहा है, वही हीट तो वहां जा रही है। समझ में आ रहा है? इसका टेम्परेचर सपोज निकल गया 70 और इसका 30 है। अब ये 70 का 60 हो जाएगा, तब जाके ये 30 का 35 और 40 हो जाएगा ना। तो ये तो ठंडा होने स्टार्ट हो गया, तभी तो ये गर्म हो रहा है।
उसको थोड़ी हम गर्म कर रहे हैं, वो तो यही हीट से गर्म होगा, तो अलग अलग टाइम पे ही ठंडे होंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब तो ये गर्म है। समझ में आया? ओके। हाँ, तो ऐसी प्रोसेस, तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ही डायरेक्शन में हो सकती है स्पॉन्टेनियस। वैसे ही यहाँ पर, अंडरस्टूड? ओके। अब देखो, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आइस को रूम टेम्परेचर पर रखा, वाटर बन गया, स्पॉन्टेनियस है या नहीं? है। रिवर्सिबल है या नहीं? नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। स्पॉन्टेनियस है और इरिवर्सिबल है। अच्छा, फिर बस अब वाटर पे आ गए ना, तो वाटर पे गैस पे आ जाओ, स्पॉन्टेनियस है या नहीं रूम टेम्परेचर पर? हाँ, सब हर बार एसटीपी पर ही नहीं सर, फ्लूइड डायरेक्ट वाटर से स्टीम जैसे नहीं सर, है। हाँ सर, है। हाँ है, इवोपोरेशन। अच्छा, मैं पर्टिकुलरली बोलूं, बॉइलिंग इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बॉइलिंग इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब तो इवापोरेशन वर्ड ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो बॉइलिंग इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्योंकि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या बॉइलिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अपने आप थोड़ी होती है बॉइलिंग। 100 डिग्री पे एसटीपी पे हम तो बोल रहे हैं ना, वो तो 100 डिग्री पे होता है। तो जैसे ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, ये ऑटोमेटिकली होने वाला नहीं है। पानी रखा हुआ है तो स्टीम अपने आप थोड़ी बन जाएगा बॉइलिंग प्रोसेस से। अंडरस्टूड? सर, इवापोरेशन के लिए तो इवापोरेशन के लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन इवापोरेशन में बॉयल नहीं हो रहा है, वो सिर्फ वाटर का पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई और वो इवापोरेट होके मतलब एटमॉस्फेयर में चला गया, तो वो स्पॉन्टेनियस है। यस। पर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे भी नहीं है ना, नहीं, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही है। इवापोरेशन तो रूम टेम्परेचर पे ही, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही होता है ना। इवापोरेशन प्रोसेस जैसे कि रिवर का पानी ऊपर गया, बादल बना, वो सब तो इवापोरेशन। तो वो तो नॉर्मल जो पूरा टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर पे होगा। मतलब हाँ, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे समर में इवापोरेशन ज्यादा होगा, ओके, इसीलिए तो पूरा इकट्ठा हुआ और फिर बारिश हुई। ओके, तो क्लाइमेट वाइज इवापोरेशन ज्यादा कम होगा, लेकिन हो तो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम 298 केल्विन रखो तब भी इवापोरेशन तो होगा। हाँ, उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन होगा तो सही। ओके, तो हम रैंडमनेस की बात कर रहे थे, एंट्रोपी की बात कर रहे थे। तो देखो, तुम्हें पता ही है आइस में वो कियोटिक नेचर सबसे कम होगा, वाटर में वो कियोटिक नेचर बढ़ गया, एक दूसरे से ऐसे कोलाइड भी होने लगे H2 के मॉलिक्यूल, और स्टीम में तो और ज्यादा हो गया। समझ में आया? तो ये जो केओटिक नेचर है उसको हमने एक नाम दिया रैंडमनेस। क्या नाम दिया? रैंडमनेस। मतलब केओटिक नेचर, भाग रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। तो सॉलिड में नहीं भाग रहे, या भाग रहे तो भी लिक्विड और गैस की कंपेयर में कम स्पीड पे भाग रहे हैं। डन? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फेज चेंज हो, से सॉलिड से लिक्विड में जाओ, लिक्विड टू गैस में जाओ, तो केओटिक नेचर बढ़ता है, ऐसा बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना। डिसऑर्डर्ड बढ़ता है, एनर्जी डिसऑर्डर्ड हमने पढ़ा ना, तो एनर्जी डिसऑर्डर्ड बढ़ता है, ऐसा बोल सकते हैं अगर ऐसे जाएंगे तो। ये भी बोल सकते हैं केओटिक नेचर भी बढ़ रहा है, एनर्जी डिसऑर्डर्ड भी बढ़ रहा है, तो उसको ही हमने एक और नाम दे दिया, रैंडमनेस बढ़ रही है। क्या बोल रहे हैं हम? रैंडमनेस के। भाई अभी हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो तो कहीं पर भी घूम रहे हैं, गैस में और आइस की कंपेयर करें तो नहीं बोल सकते कि भाई ऐसे। रैंडमनेस मतलब क्या? रैंडम, कोई सीक्वेंस ही ना हो, कोई पैटर्न ही ना हो, उसी को तो रैंडम बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रही हो तो वो उसको रैंडम नहीं बोला जाएगा। सपोज कोई चीज तुम्हें कोई टीवी पे कोई शो आ रहा है, तो रोज रात को इतने बजे ही आ रहा है, तो हम उसको रैंडम बोलेंगे क्या? नहीं। लेकिन संडे कोई चैनल ऐसी है कि संडे पर
उस पे कौन सा शो आएगा किसी को नहीं पता, ऐसे ही आ रहा है। या फिर कोई सॉन्ग की चैनल है तो इसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आएगा किसी को पता ही नहीं, रैंडमनेस वहां से जो आ रहा है वो आ रहा है, करेक्ट। हमें नहीं पता कि इस टाइम पे ये सॉन्ग आएगा ही आएगा, तो वो क्या है, रैंडमनेस। अंडरस्टूड, सिंपल। ये रैंडमनेस को ही हमने एक नया नाम दिया है एंट्रोपी। देखो जितना हो सके उतना सिंपल करके मैंने तुम्हें समझाया है, अदरवाइज ये ऐसा टॉपिक है कि तुम बैचलर्स करोगे मास्टर्स करोगे ना तो भी अगर स्टूडेंट को पूछते हैं ना कि व्हाट इज एंट्रोपी तो उनको समझ में ही नहीं आता, दे आर नॉट एबल टू आंसर। ओके, तो एकदम सिंपल वे में मैं तुम्हें बताऊं तो इट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डर्ड, ओके, chaotic नेचर जो होता है पार्टिकल्स का, जो डिसऑर्डरनेस होती है, जो रैंडमनेस होती है, उसी को एंट्रोपी बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि सॉलिड की एंट्रोपी, लिक्विड की एंट्रोपी और गैस की एंट्रोपी, किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी? गैस की, क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि ये रैंडमनेस, chaotic नेचर, डिसऑर्डरनेस को ही एंट्रोपी बोलते हैं। तो रैंडमनेस यहाँ पर ज्यादा है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, रैंडमनेस यहाँ पर कम है गैस की कंपेयर में तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, यहाँ पे सबसे कम है तो उसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी। सिंपल, समझ में आ गया। ये वर्ड याद रखना, नहीं तो मिलेगा नहीं और फिर समझ में नहीं आएगा। तो रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, ओके, chaotic नेचर, वैसे याद रखना, उसी को एंट्रोपी बोलते हैं। वर्ड एंट्रोपी थोड़ा हैवी लगेगा लेकिन ऐसा कुछ हैवी है नहीं। अंडरस्टूड, ओके। चलो, तो एट दिस पॉइंट वी इंट्रोड्यूस अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंट्रोपी डिनोट एज एस। तो जैसे एंथैल्पी को एच से डिनोट करते थे, एंट्रोपी को कैसे करेंगे? एस से। The above mentioned disorder is the manifestation of entropy. तो यही है, ये disorder ही क्या है? Entropy. To form a mental picture, one can think of entropy as a measure of the degree of randomness. तो एक mental picture create करने के लिए degree of randomness और से disorder in the system को ही हम entropy बोलते हैं। The greater the disorder in an isolated system, the higher is the entropy. जितना ज्यादा डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा होगी। As far as a chemical reaction is concerned, this entropy change can be attributed to rearrangement of atoms or ions from one pattern in the reactants to another. Okay, तो chemical reaction में भी कौन सी पैटर्न में वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा। If the structure of the products is very much disordered, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। ओके, then that of the reactants there will be a resultant increase in the entropy. तो वो तो रैंडमनेस ही देखनी है ना। अगर मेरा आइस है और आइस मेरा रिएक्ट करने वाला है लेमन जूस के साथ, लेमन जूस है उसमें मैंने आइस डाल दिया तो अब लेमन जूस आइस के साथ रिएक्ट करेगा, वही हुआ ना। तो अब आइस की एंट्रोपी कम थी, लेमन जूस की एंट्रोपी आइस से तो ज्यादा थी, लेकिन जो बनने वाला है प्रोडक्ट क्या, वही लेमन जूस ही है वो तो, लेकिन आइस वाला लेमन जूस है, कोल्ड लेमन जूस ऐसा बोलो। ओके, उसमें जो रैंडमनेस होगी वो इन दोनों की कंपेयर में ज्यादा होगी, क्योंकि वो पहले तो अकेले अकेले थे ना, वो लेमन जूस अकेला था और आइस भी अकेला था, अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया। ओके, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई, ज्यादा हो गई। ओके, ये तो मैंने बहुत ही रफ एग्जांपल दिया, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है? केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर प्रोडक्ट तुम्हारा बढ़ रहा है, ऐसा समझो कि तुमने सॉलिड और लिक्विड इकट्ठा किया और बना गैस, सॉलिड और लिक्विड को इकट्ठा किया केमिकल रिएक्शन में और प्रोडक्ट क्या बना है? गैसियस प्रोडक्ट बना है, तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज ही होगी। अभी तो हमने देखा कि गैसियस में एंट्रोपी ज्यादा ही होती है। ओके, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, सिंपल है। ओके, हाँ, the change in the entropy accompanying a chemical reaction may be estimated qualitatively by a consideration of the structure of the species taking part in the reaction. The decrease of regularity in the structure would mean increase in entropy. देखो क्या बोल रहे हैं फिर से, the decrease of regularity, regularity मतलब randomness का opposite, randomness का opposite क्या होता है? regularity। तो बोल रहे हैं decrease of regularity, regularity कम हो रही है तो randomness क्या हो रही है? बढ़ेगी। सो इंक्रीज, ऐसा पढ़ो, इंक्रीज इन दी रैंडमनेस इन स्ट्रक्चर वुड मीन इंक्रीज इन दी एंट्रोपी।
रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी. डन. ओके. फॉर अ गिवन सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी, मोस्ट ऑर्डर्ड. द गैसियस स्टेट इज हाईएस्ट एंट्रोपी स्टेट. सिंपल है. नाउ लेट अस ट्राई टू क्वांटिफाई द एंट्रोपी. अब उसको क्वांटिफाई करते हैं. वन वे टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर. क्वांटिफाई रुको पहले मैं ही कर देता हूं. देखो ऐसा समझो कि हमारे पास पानी है. सिंपल, जितना सिंपल हो उतना ही ऐसे याद रह जाए वैसा एग्जांपल देते हैं. पानी है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस में. क्या है? वाटर. डन. अब मैं उसको हीट दे रहा हूं. अब वो रीच हो गया 90 डिग्री सेल्सियस. पहले कंडीशन में उसकी एंट्रोपी थी S1, दूसरे कंडीशन में उसकी एंट्रोपी हो गई S2. अब बताओ S2 ज्यादा होगा या S1? पहले नॉर्मल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस. तब कोई एंट्रोपी होगी जिसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है. हमने बोल दिया S1 होगी. अच्छा, फिर हमने गर्म किया तो 30 से वो हो गया 90. अब उसकी एंट्रोपी क्या होगी? S2 वाला ज्यादा होगा. अभी तो हमने देखा सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो गैस बनने की तैयारी कर रहा है. ओके, सो S2 विल बी ग्रेटर देन S1. डन. इसका मीनिंग क्या हुआ? टेम्परेचर हीट दी ना तुमने हीट दी. गर्म किया मतलब क्या? हीट दी. तो हीट दी तो एंट्रोपी क्या हुआ? बढ़ी. हीट इंक्रीज की ना तुमने. हीट जितनी थी यहाँ पर इसके अंदर जितनी हीट थी उतनी हीट बढ़ी. अब उसकी हीट में भी इंक्रीज हुआ. क्यों? तुमने एडिशनल हीट दी ना बाहर से, गर्म किया ना उसको. तो हीट देने से ये बढ़ा ना एंट्रोपी. समझ में आ रहा है? ये एंट्रोपी क्यों बढ़ा? हमने गर्म किया इसलिए. गर्म किया तो क्या किया? गर्म किया मतलब किया क्या? हमने हीट दी उसको. हीट दी तो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. हीट दी तो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसकी रैंडमनेस क्या हो गई? बढ़ गई. डन. फिर से एक बार बोल रहा हूं, इसे समझ में आ गया? आ गया ना? तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये जो S है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. मतलब मैंने हीट दी सिस्टम को तो सिस्टम की हीट बढ़ी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ी. तो अगर हीट मैंने बढ़ाई तो एंट्रोपी भी बढ़ी. सिंपल है. ओके. मान लो सेकंड केस, ये 30 डिग्री पे था. अब मैंने यहाँ पे पूरा आइस रख दिया. पूरा आइस रख दिया. देन 30 डिग्री पे से आ गया वो 5 डिग्री सेल्सियस पर. तो एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी. वो तो बर्फ बनने वाला है अभी. डन. तो ये S2 है अब मेरा. तो नाउ S2 इज लेस देन S1. करेक्ट. तो देखो मैंने हीट यहाँ पर क्या किया? सिस्टम में हीट दी या सिस्टम में से हीट ली? सिस्टम में से ली. पहले दी थी, अभी तो आइस है तो उसमें से आइस ने हीट खींच ली अंदर से. हीट खींचेगा तभी तो आइस पानी बनेगा. ओके. तो आइस ने अंदर से हीट क्या कर ली? ले ली. मतलब सिस्टम में से हीट बाहर गई. मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है. टेम्परेचर कम हुआ तो उसकी एंट्रोपी भी क्या हो गई? कम हो गई. तो वही चीज तो बोल रहा हूं कि अगर ये डाउन हो गया तो ये भी डाउन हो गया. हीट कम हुई, इसके साथ टेम्परेचर भी है. हीट कम हुई, टेम्परेचर भी कम हुआ. टेम्परेचर कम हुआ तो एंट्रोपी भी कम हुई. हीट बढ़ाई तो टेम्परेचर भी बढ़ा. टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी भी बढ़ी. डन. पक्का समझ में आया? अभी टेम्परेचर को भूल जाओ, सिर्फ Q को याद रखो. तो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. हीट बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी. हीट कम करोगे तो एंट्रोपी कम होगी. डन. अभी टेम्परेचर की बात कर. अब ये समझ में आ गया. अब टेम्परेचर की बात कर. टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? तो वही तो हो रहा है जो हीट में हो रहा है. टेम्परेचर बढ़ा, एंट्रोपी क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी क्या हुई? बढ़ी. हाँ. 30 से 90 हुआ, एंट्रोपी बढ़ी थी. टेम्परेचर कम हुआ तो एंट्रोपी
कम हुई। तो सर वो तो क्यू जैसा क्यू प्रोपोर्शनल है वैसे ही तो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन द एंट्रोपी। किसकी बात कर रहे हैं? एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, चेंज इन द एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। चलो कोई अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है और यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम है। जितना इसका मास है उतना ही इसका मास है। डन? समझ में आ रहा है? ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में 20 डिग्री सेल्सियस बढ़। अभी पहले यहाँ बताओ, इसकी कोई एंट्रोपी होगी, इसकी भी कोई एंट्रोपी होगी, किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। करेक्ट। अब मैं दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मैंने कर दिया 30 से 50। डन? तो अब इसकी एंट्रोपी जो पहले थी अब क्या होगी? 50 करने के बाद पहले की कंपेयर में बढ़ जाएगी। इसकी पहले जो थी एंट्रोपी, अब मैंने 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 50 डिग्री सेल्सियस किया तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ओके, इसकी भी बढ़ाते हैं। इसका टेम्परेचर मैंने करा दिया, इसको भी सेम 20 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ाया। इसका भी मैंने 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। तो इसमें इसकी एंट्रोपी क्या होगी? चलो 110 पे कोई एंट्रोपी थी, अब 130 पे वो एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। वहां भी बढ़ेगी, यहाँ भी बढ़ेगी। लेकिन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। लेकिन एंट्रोपी की डेफिनेशन को याद करो, रैंडमनेस, जो इरेगुलरिटीज है वो, chaotic नेचर है वो। तुम्हें बताओ कहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा होगी? यहाँ पे ज्यादा होगी? नहीं, हमने तो सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं देखा था कि सॉलिड में रैंडमनेस सबसे कम होती है, रेगुलरिटी सबसे ज्यादा और रैंडमनेस सबसे कम। फिर लिक्विड में रेगुलरिटीज थोड़ी कम हो गई और रैंडमनेस बढ़ी, और गैसियस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा हो गई और रेगुलरिटी सबसे कम हो गई। वही तो देखा हमने, सॉलिड लिक्विड गैस में अगर हम बढ़े, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो रैंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। chaotic नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका chaotic नेचर, अब इसकी कंपेयर करो, 50 डिग्री सेल्सियस का chaotic नेचर एंड 130 का नहीं, 110 का chaotic नेचर। इसका और इसका नहीं बोल रहा हूं, इनका कंपेयर करो। अब बताओ 50 डिग्री सेल्सियस का chaotic नेचर, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी या 110 का? 110 का डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, chaotic नेचर, जो भी बोलो, एंट्रोपी वो ज्यादा होगी 110 की। तो ये तो 20 डिग्री बढ़ाने के बाद भी अगर कंपेयर करें तो इसकी तो 20 डिग्री बढ़ाने के पहले ही इसकी ज्यादा है रैंडमनेस। तो 20 डिग्री बढ़ाएंगे ना तो भी एंट्रोपी तो इसकी रैंडमनेस तो बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इतनी बढ़ रही है। ओके, मान लो इसकी एंट्रोपी पहले थी 10, तो अब ये एंट्रोपी हो गई 80। डन? ओके, ये भाई साहब तो पहले से ही सपोज 90 पे है, इसकी एंट्रोपी तो पहले ही ज्यादा है, उसका टेम्परेचर तो कितना हाई है, समझ में आ रहा है? तो उसकी रैंडमनेस तो तुमने ही तो बताया, इसकी रैंडमनेस इसकी कंपेयर में ज्यादा होगी। रैंडमनेस ज्यादा होगी तो देखो वहां 80, यहाँ पे 90। अब इसका 20 डिग्री बढ़ाऊंगा तो ये 90 से 180 200 पे नहीं जाने वाला, वो चला गया 110। समझ में आया? ऑलरेडी रैंडम ही है भाई, ऑलरेडी chaotic नेचर का ही है, ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड ही है। फिर भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना यहाँ कितना बढ़ा देखो, 10 से 80 हो गया, मतलब 70 बढ़ा, यहाँ पे 20 बढ़ा। दोनों में ही टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ रही है। यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ी, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ी, लेकिन वहां कितनी बढ़ी देखो,
और यहाँ पर कितनी बढ़ी? क्यों सर? यहाँ पहले ही बढ़ी हुई थी। कुछ कोई चीज गर्म है और तुम और गर्म करोगे तो उसका भी लेवल होगा ना गर्म होने का। अंडरस्टूड? तो वैसे ही एक रैंडम नेचर आ गया है उसका। अभी भी तुम हीट देते ही जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते ही जा रहे हो, तो उसकी रैंडमनेस तो बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितना कोई, इसीलिए बोलते हैं ना कि शांत, ये शांत था और शांत को तुमने गुस्सा दिलाया तो देखो कैसा हो गया वो। ये गुस्से वाला आदमी है, उसको गुस्सा दिलाओगे तो वो तो भाई थोड़ा चेंज आएगा, वो थोड़ा चेंज सहन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। क्यों? ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था उससे कि ये ऐसा कुछ करेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो अब मैं डेल्टा एस की बात कर रहा हूं। ये 70 क्या है मेरा? S2 माइनस S1 किया ना मैंने, S2 माइनस S1 किया तो 70 आया, मतलब मैंने डेल्टा एस किया। यहाँ पर भी मैंने 110 माइनस 90 किया, तो ये 20 मेरा क्या है? डेल्टा एस। डन? तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी तो बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर अब बढ़ाने से एंट्रोपी डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वो तो हमने पहले ही देख लिया, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाओ, और यहाँ भी 20 डिग्री बढ़ा है, यहाँ भी 20 डिग्री बढ़ा है, दोनों में सेम ही बढ़ा है, लेकिन रैंडमनेस देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई और यहाँ पर कम बढ़ी। क्यों कम बढ़ी? उसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा था, उसका पहले से ही 110 था। तो अगर डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहले हमने क्या बोला? एस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, तो अभी भी यही बोल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी, बात सही है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अभी बढ़ाया, डेल्टा एस जो है वो नहीं बढ़ेगा, वो कम होगा। देखो दोनों में हम बढ़ा रहे हैं, दोनों में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और दोनों में डेल्टा एस क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है। लेकिन इसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ और उसमें कम इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा था। तो हम डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, नॉट एस, द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, चेंज इन दी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, ना कि ओनली एंथैल्पी की। ओह सॉरी यार, एंथैल्पी बोलो, ना कि ओनली एंट्रोपी की, चेंज इन दी एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हीट के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, लेकिन टेम्परेचर के साथ डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ दोनों में सेम ही बढ़ा है ना, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो यहाँ तो डेल्टा एस 70 का है। कितना ज्यादा बढ़ गया? यहाँ पर तो सिर्फ 20 ही बढ़ा, इतना ज्यादा बढ़ा नहीं। ओके, समझ में आया? तो वो डिफरेंस की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डेल्टा एस क्यू से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हो गया क्यू बाई टी। डन? डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा एस का यूनिट क्या होगा? एनी गेस? जूल पर केल्विन बोलो, ऐसा यूनिट तो टेम्परेचर का केल्विन है ना, तो जूल पर केल्विन। डन? ओके, तो यही था हमारा एंट्रोपी। बढ़े आगे? So now let us try to quantify entropy. One way to calculate the degree of disordered chaotic distribution of energy among the molecules would be through statistical method, which is beyond the scope of this treatment. हम statistical method use नहीं करने वाले हैं, क्योंकि statistical thermodynamics वो होता है माइक्रोस्कोपिक, और हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स विच इज मैक्रोस्कोपिक। स्टार्टिंग में बताया था, याद है ना? ऐसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमने डिस्कस किया था। अदर वे वुड बी टू रिलेट दिस प्रोसेस टू द हीट इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस which would make entropy a thermodynamic concept. Entropy, like any other thermodynamic property such as internal energy and enthalpy, is a state function. तो ये भी internal energy state function है, means does not depend on the path, okay,
वैसे एंथैल्पी भी एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी, तीनों के तीनों जो अभी हमने देखे वो सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। और वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शंस, ये है पॉइंट फंक्शंस बोल सकते हैं हम, और स्टेट फंक्शंस। एंड डेल्टा एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वही चीज बताई है। व्हेनेवर हीट इज एडेड टू दिस सिस्टम, मतलब आइस है उसमें हीट ऐड कर दी तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर मोशन कॉजिंग द इंक्रीज रैंडमनेस इन द सिस्टम, दस हीट हैज रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। मतलब अगर हीट दोगे, तुमने आइस से वाटर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चलो वाटर से स्टीम बनाओ, तो तुमने हीट दी, गर्म किया, बॉईल किया, तब जाके उसकी रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। तो हीट बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ गई, वही चीज बोल रहे हैं। कैन वी इक्वेट डेल्टा एस विथ क्यू? यस, वेट, एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट the distribution of heat also depends on the temperature at which heat is added to the system। मतलब तुम हीट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो तो मान लिया हमने कि हीट बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन क्या टेम्परेचर के भी साथ ऐसा ही है? हाँ, तो हम बोल ही तो रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, वो सही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, नॉट एंट्रोपी डिफरेंस। स्टार्ट कहाँ से किया वो देखो, ओके, एक 30 डिग्री से 80 डिग्री पे जा रहे हो और दूसरा 80 से 90 पे जा रहे हो, वो स्टार्ट ही 80 से कर रहा है और वो 30 से 80 पे जा रहा है, इसकी तो एंट्रोपी पहले से ही ज्यादा है। समझ में आया? ओके, तो वही चीज है। A system at higher temperature has greater randomness in it than one at lower temperature. Thus, temperature is the measure of the average chaotic motion of the particles in the system. Heat added to the system at lower temperature causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to it higher temperature। देखो ये जो सेंटेंस है उसके बेस पे मैंने तुम्हें वो दो फिगर ड्रॉ करके बनाया कि एक 30 डिग्री सेल्सियस पे था, उसका 20 डिग्री बढ़ाया तो 50 किया, यहाँ पर से कुछ भी ले लो 110 पे था, वो जो अभी देखा हो उसका भी 20 बढ़ाया तो 130 किया, इसकी एंट्रोपी भी बढ़ी, इसकी एंट्रोपी भी बढ़ी, लेकिन बोल रहे हैं अब वो एग्जांपल याद रख के सेंटेंस पढ़ो। हीट एडेड टू दिस सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर, वो वाला 30 वाला, causes greater randomness, बोला था ना 80 जैसा चेंज हो गया था, greater randomness than when the same quantity of heat, मतलब हीट तो तुम सेम ही दे रहे हो, टेम्परेचर तो सेम ही बढ़ा रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस, heat is added to it at higher temperature। This suggests that the entropy change is inversely proportional to the temperature। लेकिन ये नहीं यूज करना चाहिए था, the entropy difference, हाँ लिखा हुआ है ना चेंज, एंट्रोपी चेंज मतलब डिफरेंस, सिर्फ एंट्रोपी नहीं बोलना है, एंट्रोपी के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ना, टेम्परेचर बढ़ा है तो एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब S2 माइनस S1 की बात कर रहे हैं। ओके, चेंज बोलो या डिफरेंस बोलो, जो भी बोलो, ओके। डेल्टा एस इज रिलेटेड विथ क्यू एंड टी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो हाँ तो कोई बात नहीं, क्यू के लिए रिवर्सिबल लिख देना, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो हमने देखा अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो क्यू रिवर्सिबल होगा, दैट्स इट। दी टोटल एंट्रोपी चेंज, अब देखो अब ये टोटल क्या है याद करो, सिस्टम वाला, सिस्टम हमने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी थर्मोडायनेमिक्स की, वो सिस्टम सराउंडिंग देखा था ना, सिस्टम सराउंडिंग एंड सरफेस बाउंड्री जिसे हम बोलते हैं, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को मिला दे तो वो वर्ल्ड बनता था। पूरा वर्ल्ड में दो चीजें हैं, एक तो सिस्टम जहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और दूसरा जहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, वो सारा का सारा सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, डन है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। सो द टोटल एंट्रोपी चेंज, ये टोटल मतलब वर्ल्ड पूरा, मतलब सिस्टम भी हो गया और सराउंडिंग भी हो गया। द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाय, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें टोटल बोले तो कितना होगा, सिस्टम का और सराउंडिंग का, दोनों का सम करना पड़ेगा, दोनों मिलके ही टोटल बन रहा है तो दोनों का सम करना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस क्या है डेल्टा एस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ग्रेटर देन 0। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रैंडमनेस की बात कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
जैसे अभी ही आइस रखा हुआ है, उसका पानी बन रहा है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो रही है। अब उसके लिए देखो हम करते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रट्टा मारने के लिए तो इजी है। टोटल इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, यहाँ पर तुमने आइस पूरा भरा हुआ है, अब ऑटोमेटिकली वो पानी बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस है, हमें कुछ करना नहीं। अब ये पानी बना कैसे? इसने हीट क्या की, एब्जॉर्ब की या इसने हीट एब्जॉर्ब की या रिजेक्ट की? एब्जॉर्ब की। ये भाई साहब ने हीट ली, यहाँ से भी ली, यहाँ से भी ली, यहाँ से भी ली, सब जगह से हीट ली। डन। हीट ली तो कुछ देने के लिए कुछ होना तो चाहिए, इसने हीट ले ली तो गई होगी ना कहीं से, तभी तो ली। कहाँ से गई होगी? एनवायरनमेंट में से। एनवायरनमेंट में से तो ली उसने हीट, आइस को यहाँ रख दिया और वो पिघल गया। पिघला कब? एनवायरनमेंट में से हीट ली तब तो पिघला। डन। तो एनवायरनमेंट में उतनी हीट कम हो गई ना फिर, करेक्ट? पक्का? हाँ। सो ये एनवायरनमेंट है मेरा। अब ये सारी हीट आइस ने ले ली, तो सपोज 10 किलो जूल हीट इसने ले ली और वो पानी बन गया, तो एनवायरनमेंट की जितनी होगी उससे 10 किलो जूल तो खत्म हो गई ना, निकल गई ना। समझ में आ रहा है? हाँ, एनवायरनमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 10 उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। इसका मीनिंग हो गया जैसे समंदर में से तुमने 1 ग्लास वाटर निकाल लिया, समंदर को क्या फर्क पड़ेगा? ओके, तो खेलता रहे, ऐसा बोलेगा वो। ओके समझ में आया? ओके, तो एनवायरनमेंट में तो कितनी हीट है, उसमें से 10 निकालोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मैथमेटिकली भी देखे तो निकाला तो सही ना तुमने, निकाला तो सही, लाए कहां से? वहीं से लाए, एनवायरनमेंट में से। सो क्या बोल रहे हैं कि अब एनवायरनमेंट का निकालें, क्योंकि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस टोटल, तो टोटल क्या होता है? टोटल होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो अभी डेल्टा एस सिस्टम निकालो। सिस्टम में हीट आ रही है या जा रही है? आ रही है। आइस हम आ रही है ना, ये आइस हमारा सिस्टम है, सिस्टम में तो हीट आ रही है, तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? पॉजिटिव। तो Q बाई टी का फॉर्मूला ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हीट पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर कोई भी है मान लो। ओके, तो ये पॉजिटिव आया। डन। सराउंडिंग की बात करते हैं। डेल्टा एस सराउंडिंग, उसके लिए भी क्या होगा? Q बाई टी। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ये Q, डेल्टा एस में से हीट जा रही है या आ रही है? जा रही है। सराउंडिंग में से हीट आ रही है या जा रही है? सराउंडिंग में से तो जा रही है, जा रही है मतलब माइनस, इसका तो माइनस होगा। ये एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में से आ रही है ना इसमें। हाँ, सराउंडिंग में से इसको बोलो तो आ रही है, लेकिन सराउंडिंग में से जा रही है। डन। आ रही है, जा रही है इसको सिस्टम बोलो, सिस्टम में आ रही है बोल सकते हैं। आ रही है तो एनवायरनमेंट में से जा रही है, सराउंडिंग में से जा रही है। ट्रेन भरूच से निकल रही है, सूरत आ रही है, ऐसा बोलोगे तो बोले कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है? अरे यहाँ से निकल रही है, सूरत आ रही है। ओके, डन। अब जैसे मैंने बताया नहीं ऐसा जा रहा। अच्छा चलो, हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि ये माइनस तो हो रहा है, लेकिन अभी हमने बोला भाई ये तो समंदर है, एनवायरनमेंट तो ये तो सराउंडिंग है भाई, तो उसको भले ही उसमें से निकाल रहे हो, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हमारा डेल्टा एस जो है, ये देखो ये प्लस है, तो ये प्लस कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा समझो कि ये आ गया 1000। ओके, ये माइनस हो रहा है, माइनस तो कितना कम होगा, इसके रिस्पेक्ट में तो कम होगा। ऐसा समझ लो इसमें से तुमने 0.00001 निकाल दिया, सराउंडिंग में से जा रहा है, कितना गया? मान लो इतना गया, 0.000। इतना तो नहीं, इससे भी खतरनाक वाला जाएगा क्योंकि उसके पास तो है ही इतना। समंदर में पानी है, उसमें से तुमने 1 ग्लास ऑफ वाटर निकाल लिया, तो तुम क्या बोलोगे? कितना वाटर निकाला तुमने? तुम तो बोलोगे 1 ग्लास ऑफ वाटर सर,
1 ग्लास ऑफ वाटर तो तुमने निकाला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सी ओशन के रिस्पेक्ट में कितना निकाला? बोले सर वो तो पता ही नहीं उसके पास है कितना, गिन ही नहीं सकते, इतना ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो हम तो बोल भी रहे हैं कि इतना निकाला, तो देखो इसकी रिस्पेक्ट में ये क्या है? कुछ भी नहीं। इसका तो प्लस आया ना, उसकी तो हीट ज्यादा हो रही है, तो ये डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा? ग्रेटर, एंड डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? स्मॉल। दोनों का अगर हम सम करें तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना। 1000 में से इतना माइनस कर दो, आएगा तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। पक्का समझ में आ रहा है? यस। ओके। तो ये हुआ क्या? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही तो थी, आइस में से पानी बनना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके आंसर क्या आया? ग्रेटर देन 0 आया। अंडरस्टूड? वो चीज बता रहे हैं। तो देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल ज्यादा आया। व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? कि जितना इसमें से गया है, जितना सराउंडिंग में से सिस्टम में गया, दोनों सेम वैल्यू है। मतलब 1000, हमने बोला ना कि यहाँ 1000 बढ़ रही है, तो जितना बढ़ रही है उतनी यहाँ से कम हुई। मतलब अभी तुम समंदर में से पानी नहीं निकाल रहे हो, तुम टैंक में से पानी निकाल रहे हो, या ऐसा समझो कि 1 लीटर बॉटल है, उसमें से तुम दूसरे 1 लीटर बॉटल में ही पानी डाल रहे हो, आधा आधा कर दिया, तो यहाँ पे जो बढ़ेगा उतना ही यहाँ पे कम हो जाएगा। डन? कहने का मीनिंग क्या है कि अब इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट, ऐसा नहीं कि कहीं में से ज्यादा चला गया कहीं में कम चला गया। अभी तो जैसे कि सिस्टम में बहुत ज्यादा आ गई, लेकिन सराउंडिंग में से तो कुछ बोल ही नहीं सकते, उतना गया है। अब हम बोल रहे हैं इक्वल अमाउंट हो गया, मतलब व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम। ओके, तो एंट्रोपी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई जब इक्विलिब्रियम में होगा तब। एंड चेंज इन द एंट्रोपी इज 0। तो एंट्रोपी तो मैं देखो वर्डिंग पे, एंट्रोपी मैक्सिमम लेकिन डेल्टा इज 0। अरे एंट्रोपी मैक्सिमम लेकिन एंट्रोपी चेंज ही नहीं हो रही है, चेंज हुई नहीं, इक्विलिब्रियम पे है ना। मतलब सिस्टम का जितना सिस्टम और सराउंडिंग मिलके टोटल बनता है, जो जितना रैंडमनेस, देखो इट्स ऑल अबाउट रैंडमनेस। तो हम क्या बात कर रहे हैं? रैंडमनेस ऑफ दी टोटल रैंडमनेस, डेल्टा एस टोटल। तो टोटल रैंडमनेस क्या होगा? ध्यान से सुनना, टोटल रैंडमनेस क्या होगा? सो रैंडमनेस इन सिस्टम प्लस रैंडमनेस इन सराउंडिंग, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई। अब मान लो कि जितनी रैंडमनेस यहाँ पर से सिस्टम में जितनी रैंडमनेस बढ़ रही है, उतनी ही रैंडमनेस सराउंडिंग में कम हो जा रही है। जितनी यहाँ पे बढ़ी, जितना डेल्टा एस यहाँ पे बढ़ा, उतना ही डेल्टा एस यहाँ पर कम हो गया, एग्जैक्ट उतना ही। तो क्या हो गया? जितना यहाँ से गया उतना यहाँ से आ गया, प्लस माइनस 0, तो डेल्टा एस क्या हो गया? 0। समझ में आया? क्योंकि डेल्टा एस टोटल क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ऐसा समझो कि सिस्टम में आ रही है हीट, तो मान लो कि 50 किलो जूल आई, 50 किलो जूल, सराउंडिंग में से 50 किलो जूल गई, तो प्लस माइनस 0। समझ में आया? तो मैक्सिमम एंट्रोपी है, एंट्रोपी मैक्सिमम है, मतलब जो डिसऑर्डर है, रैंडमनेस है, वो तो मैक्सिमम है, लेकिन चेंज, उनका चेंज क्या है? 0। कब? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जितना चेंज सिस्टम में हो रहा है उतना ही चेंज सराउंडिंग में हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? ओके। एंड we can say that entropy for a spontaneous process increases till it reaches the maximum। तो हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, वो तो हमने देखा, लेकिन इंक्रीज कब तक होगा? जब तक वो मैक्सिमम रीच ना करे तब तक। तो वही चीज बोल रहे हैं। एंड एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी इज 0, वो हमने देख लिया ऑलरेडी। हमने पहले सेंटेंस क्या पढ़ा? कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जैसे कि आइस में से पानी बन रहा है, तो उसमें एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये देखा हमने, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आया, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। तो ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में रैंडमनेस बढ़ रही है, डेल्टा एस बढ़ रहा है, केओटिक नेचर बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, वो हमने देखा। फिर हमने बोला अगर इक्विलिब्रियम स्टेट लिया, मतलब जितना रैंडमनेस सिस्टम में आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है,
उतना ही रेंडमनेस सराउंडिंग में से कम हो रहा है, मतलब और रेगुलर होता जा रहा है। रेंडमनेस कम होना मतलब रेगुलर होना, तो सराउंडिंग रेगुलर हो जा रहा है और सिस्टम इरेगुलर हो रहा है, रैंडम हो रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट में, तो जीरो हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो रैंडमनेस है वो तो बढ़ेगी, लेकिन वो कब तक बढ़ेगी, जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू रीच ना करे तब। और जब मैक्सिमम वैल्यू रीच कर दी तब क्या होगा, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में आ गया तो क्या होगा, एंट्रोपी मैक्सिमम एंड डेल्टा एस चेंज इन द एंट्रोपी विल बी जीरो। डन। वो जो ऊपर पढ़ा ना उसी को वर्डिंग में लिखा हुआ है, दैट्स इट। सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट प्रॉपर्टी, अगेन ये स्टेट प्रॉपर्टी है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करती। वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो फिर यहाँ पे रिवर्सिबल लिख लो, दैट्स इट। We find that both reversible and irreversible expansion for an ideal gas under isothermal condition, again इसमें से MCQ बहुत बनते हैं, समझो क्या बोल रहे हैं। अगर आइसोथर्मल कंडीशन हो, आइसोथर्मल मतलब आइसोलेटेड सिस्टम टेम्परेचर कांस्टेंट। करेक्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक। यस, तो वैसे ही सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन याद रख लो, अगर तुम्हारी एंथैल्पी सेम रह रही है तो उसे बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक, आइस लिख देना है, एंथैल्पिक। और अगर तुम्हारी एंट्रोपी सेम रह रही है तो उसे बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। आइसेंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। यहाँ पे H कांस्टेंट, यहाँ पर S कांस्टेंट। डन। अगर MCQ में आगे है जाके कॉम्पिटिटिव में पूछे तो अभी के लिए तो नहीं आएगा। हाँ, तो फिर से पढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से MCQ पूछे जाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर आइडियल गैस एक्सपांशन आइसोथर्मल कंडीशन। आइडियल गैस का एक्सपांशन हो रहा है, वही समझो फ्री एक्सपांशन। एक कंटेनर है, उसमें पाइप डाला हुआ है, फ्री एक्सपांशन हो रहा है। ओके, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर फ्री एक्सपांशन हो रहा है। डन। ओके, उसमें डेल्टा यू क्या है, जीरो, ऑब्वियसली जीरो, टेम्परेचर ही तुम्हारा, ओह माय गॉड, लेक्चर खत्म होते होते टेम्परेचर ही तुम्हारा, टेम्परेचर जीरो नहीं है, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर ही कांस्टेंट है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगी, हमने तो देखा था इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा होगी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे इंटरनल एनर्जी कम होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहले जितनी इंटरनल एनर्जी थी बाद में भी उतनी है, U2 माइनस U1 करोगे जीरो आ जाएगा, इसीलिए डेल्टा यू जीरो। आया समझ में। बट डेल्टा एस टोटल इज नॉट जीरो। डेल्टा यू तो जीरो है, लेकिन डेल्टा एस टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नॉट जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्यों, अभी तो हमने देखा ये इरिवर्सिबल से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारा आइस का वाटर बनना, तो उसमें तो बोला ना हमने कि डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। देखा ना हमने, डेल्टा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, याद है ना। ये वाला कहाँ गया, ये रहा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल हमारा क्या आया, ग्रेटर देन जीरो आया है। ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो नहीं है, डेल्टा यू तो जीरो आया लेकिन डेल्टा एस जीरो आया नहीं। ओके, इज नॉट जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। थस डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस वेयर डेल्टा एस डज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डेल्टा यू डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। मीनिंग समझाता हूँ डायरेक्टली। ये बोल रहे हैं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, वो कौन सी प्रोसेस है, कोई एक डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है
और दूसरी डायरेक्शन में भी प्रोसेस हो रही है, मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट में से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बन रहा है। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा यू 0 हो गया तो फिर मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल लिया तो भी डेल्टा यू 0 है और इरिवर्सिबल लिया तो भी आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू तो 0 ही आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 ही आता है, वेदर यू टेक रिवर्सिबल और वेदर यू टेक इरिवर्सिबल। डन, इतना तो पक्का हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। तो अगर तुम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो, मतलब आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है वैसा, और अगर तुम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो कि सिर्फ आगे जा रहा है वैसा, लेकिन आगे जाए या आगे पीछे दोनों जाए टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो डेल्टा यू तो क्या है, 0। तो सिर्फ तुम्हें ऐसा बोला हो भाई ये प्रोसेस हो रही है इसका डेल्टा यू 0 है, तो तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही 0 होता है वो तो। लेकिन डेल्टा एस से पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी ही देखा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या आ जाएगा, 0, लेकिन स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो तुम्हें पता चल गया कि ग्रेटर देन 0 है मतलब इरिवर्सिबल है और 0 है मतलब रिवर्सिबल है। तुम्हें डेल्टा एस की वैल्यू गिवन होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। लेकिन तुम्हें डेल्टा यू की वैल्यू गिवन होगी कि 0 है भाई डेल्टा यू, तो तुम्हें पता चलेगा नहीं कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। लेकिन मैं बोल दूं कि ये प्रोसेस में डेल्टा एस 0 है, तो फिर क्या बोलोगे तुम, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? डेल्टा एस 0, क्या लग रहा है, रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस 0 मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो 0 होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो ग्रेटर देन 0 होता है ना, हमने देखा ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 मतलब मानो 10, नॉट 0 मतलब ग्रेटर देन 0, नॉट 0 में भी लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन ही होता है। ओके, सो कोई वैल्यू है, मैंने बोल दिया डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस इज 10 किलो जूल पर केल्विन। डन, तो 10 बोला है मतलब क्या, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 0 है और 0 नहीं है तो वो इरिवर्सिबल। लेकिन मैं बोलूँ ये प्रोसेस के लिए डेल्टा एस 0 है तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल, ये सिंपल, लेकिन समझोगे तो सिंपल, नहीं तो ऐसे रट्टा मार दोगे तो भूल जाओगे फिर क्या था ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ओके, आया समझ में? पक्का? सो दैट्स इट फॉर द एंट्रोपी। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर मोस्टली कंप्लीट कर देंगे, अगर हो जाए तो हम फिजिक्स लेंगे कल, अदरवाइज केमिस्ट्री कल कंप्लीट करेंगे।